स्टार्ट हो रहा है। तो कल हम लोग एडिशन पॉलीमर समझ रहे थे। प्रीवियस क्लास में वी वर डिस्कसिंग अबाउट एडिशन पॉलीमर। एडिशन पॉलीमर जोगज बहुलक। तो एडिशन पॉलीमर उसी को बोला जाएगा। एडिशन पॉलीमर उसी को बोला जाएगा जिस पॉलीमर का फॉर्मेशन पाई बॉन्ड क्लीवेज के द्वारा होता है। जिस पॉलीमर का फॉर्मेशन पाई बॉन्ड क्लीवेज, क्लीवेज मतलब टूटना, स्प्लिटिंग, स्प्लिटिंग, डिसोसिएशन, जिस बहुलक का निर्माण होता हो उसको कहा जाएगा एडिशन पॉलीमर। कैसे पहचानेंगे आप? तो स्ट्रक्चर से पहचानेंगे, संरचना से पहचानोगे। इथीन पाई बॉन्ड था, पॉलीथीन पाई बॉन्ड नहीं था। पॉलीथीन में केवल सिग्मा बॉन्ड का चेन दिख रहा था। विनाइल क्लोराइड कार्बन कार्बन के बीच पाई बॉन्ड था। जैसे पीवीसी में बदला विनाइल क्लोराइड, जैसे ही पीवीसी का निर्माण किया, तो पीवीसी के स्ट्रक्चर को जब आप देखते हैं तो कार्बन कार्बन के बीच पाई बॉन्ड नहीं था। इसका मतलब विनाइल क्लोराइड से पॉलीविनाइल क्लोराइड का फॉर्मेशन पाई बॉन्ड क्लीवेज के द्वारा हुआ है। वैसे ही एस्टाइरीन का लिखाया गया था एस्टाइरीन। एस्टाइरीन विनाइल बेंजीन को कहा जाता है। विनाइल बेंजीन को एस्टाइरीन कहा जाता है। तो विनाइल बेंजीन में विनाइल ग्रुप के बीच पाई बॉन्ड है। जब पॉलीएस्टाइरीन बनता है तो विनाइल पार्ट का पाई बॉन्ड नहीं दिखता है, मतलब वो टूट चुका है। मतलब एस्टाइरीन अपने विनाइलिक पार्ट के पाई बॉन्ड को डिसोसिएट करके पॉलीएस्टाइरीन बनाया। तो पॉलीएस्टाइरीन निश्चित एडिशन पॉलीमर है। वैसे ही अगला एग्जांपल था टेट्राफ्लोरोइथीन। टेट्रा फ्लोरोइथीन, कार्बन कार्बन के बीच पाई बॉन्ड है, डबल बॉन्ड। जब उससे टेफ्लॉन का फॉर्मेशन हुआ, गुड मॉर्निंग, टेफ्लॉन का, तो टेफ्लॉन के स्ट्रक्चर को जब देखा गया तो कार्बन कार्बन के बीच पाई बॉन्ड नहीं था। इसका मतलब टेट्राफ्लोरोइथीन टेफ्लॉन का फॉर्मेशन करते समय अपने पाई बॉन्ड को स्प्लिट कर दिया, तोड़ दिया, अतः टेफ्लॉन एडिशन पॉलीमर होगा। तो जब जब पाई बॉन्ड ब्रेक करके, पाई बॉन्ड टूट करके अब पॉलीमर का फॉर्मेशन करेगा तो उस पॉलीमर को एडिशन पॉलीमर कहा जाएगा। अब था सेकंड कंडेंसेशन पॉलीमर। सेकंड था कंडेंसेशन पॉलीमर्स।
संघनन बहुलक। कंडेंसेशन पॉलीमर, संघनन बहुलक। तो कंडेंसेशन पॉलीमर को कैसे पहचानेंगे? तो जब किसी मोनोमर रिपीटिंग यूनिट ऑफ पॉलीमर जिसको कहा जाता है छोटा आकार का अणु, जब मोनोमर का फंक्शनल ग्रुप, मोनोमर्स का फंक्शनल ग्रुप्स, मोनोमर्स का क्रियाशील मूलक, पाई बॉन्ड नहीं, फंक्शनल ग्रुप्स के इन्वॉल्व होने से, क्रियाशील मूलक के भाग लेने से, फंक्शनल ग्रुप्स के इन्वॉल्व होने से जिस पॉलीमर का फॉर्मेशन होता है उसको कहा जाता है कंडेंसेशन पॉलीमर। मतलब दो अलग अलग मॉलिक्यूल फंक्शनल ग्रुप के द्वारा आपस में जुड़ जाते हैं और जुड़कर जब बहुलक का निर्माण करते हैं, पॉलीमर को फॉर्म करते हैं, तब उसको कंडेंसेशन पॉलीमर कहा जाता है। मतलब इसके फॉर्मेशन में फंक्शनल ग्रुप्स का रोल मेन होता है, पाई बॉन्ड डिसोसिएशन इसमें नहीं होता है, फंक्शनल ग्रुप मेन होता है। तो हम लिख सकते हैं when a polymer is formed by the involvement of difunctional groups or polyfunctional groups, then such polymer कंडेंसेशन पॉलीमर। ठीक है, कह रहा है कि जब किसी बहुलक का निर्माण, जब किसी पॉलीमर का निर्माण मोनोमर्स वही छोटे आकार के अणु, बहुलक निर्माण करने वाला छोटा आकार वाला अणु मोनोमर के नाम से जाना जाता है। तो कह रहा है जब किसी बहुलक का निर्माण मोनोमर्स के दो क्रियाशील मूलक, डाई फंक्शनल मोनोमर्स के दो क्रियाशील मूलक या मोनोमर्स के तीन क्रियाशील मूलक या मोनोमर्स के 4 फंक्शनल ग्रुप्स या मोनोमर्स के 5 फंक्शनल ग्रुप्स, मतलब मोनोमर्स के पॉलीफंक्शनल ग्रुप्स के द्वारा होता है, तब उस बहुलक को कंडेंसेशन पॉलीमर कहा जाता है। तब उस बहुलक को कंडेंसेशन पॉलीमर के नाम से जाना जाता है। डाई फंक्शनल ग्रुप्स, ध्यान से, या पॉलीफंक्शनल ग्रुप्स, डाई फंक्शनल ग्रुप्स या पॉली माने एक से ज्यादा, दो से ज्यादा, पॉली मतलब दो से ज्यादा, 3 फंक्शनल ग्रुप, 4 फंक्शनल ग्रुप्स, 5 फंक्शनल ग्रुप्स, 6 फंक्शनल ग्रुप्स। तो जब बहुलक का निर्माण मोनोमर्स में उपस्थित 2 फंक्शनल ग्रुप्स के द्वारा होता हो या 3 फंक्शनल ग्रुप्स के द्वारा होता हो, फंक्शनल ग्रुप्स के द्वारा होता हो। अभी 1 सप्ताह पहले
आप लगभग 2 महीना फंक्शनल ग्रुप पढ़े, आप अल्कोहल पढ़े, अल्डिहाइड पढ़े, अमाइन पढ़े, कार्बोक्सिलिक पढ़े, ईस्टर पढ़े, साइनाइड पढ़े, हाइलोजन पढ़े, मरकैप्टन पढ़े, ईथर पढ़े, एसिडेमाइड पढ़े, बहुत पढ़े, फंक्शनल ग्रुप से रिलेटेड है यह टॉपिक। फंक्शनल ग्रुप्स क्रियाशील मूलक से रिलेटेड है, इसीलिए इसको अभी पढ़ना मजबूरी बन गया है। हाँ, तो इसको हिंदी में क्या बोला जाएगा? जब किसी बहुलक का निर्माण दो क्रियाशील मूलकों या अनेक क्रियाशील मूलकों के भाग लेने से होता है, तब उसे कंडेंसेशन पॉलीमर कहा जाता है। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ कंडेंसेशन पॉलीमर्स, HCl, वाटर, अमोनिया और अल्कोहल लाइक माइनर products are eliminated। कह रहा है जब फंक्शनल ग्रुप्स मोनोमर्स में उपस्थित फंक्शनल ग्रुप्स भाग लेकर पॉलीमर का निर्माण करते हैं तो कंडेंसेशन पॉलीमर कहलाता है। कंडेंसेशन पॉलीमर का निर्माण होते समय माइनर प्रोडक्ट सूक्ष्म उत्पाद के रूप में बहुलक तो बनेगा ही, अब पॉलीमर बनने के साथ साथ इसमें पॉलीमर बनने के साथ साथ एडिशनल मॉलिक्यूल माइनर प्रोडक्ट के रूप में या तो HCl बाहर निकलेगा, पॉलीमर के साथ HCl बाहर निकलेगा, पॉलीमर बनने के साथ या तो वाटर बाहर निकलेगा, पॉलीमर बनने के साथ अमोनिया बाहर निकलेगा, या पॉलीमर बनने के साथ अल्कोहल बाहर निकलेगा। मतलब समथिंग इज ऑब्टेन्ड अलोंग विथ अ पॉलीमर। इस केस में बहुलक बनने के साथ साथ कुछ अवशेष प्राप्त होंगे माइनर प्रोडक्ट के रूप में। माने इसमें पॉलीमर भी बनेगा और माइनर प्रोडक्ट भी बनेगा। पॉलीमर को कहेंगे मेजर प्रोडक्ट, जो पॉलीमर बनेगा वो मेजर प्रोडक्ट होगा। इस तरह के जो मॉलिक्यूल पॉलीमर के साथ बनेंगे वो माइनर प्रोडक्ट कहलाएगा। एडिशन पॉलीमर में फंक्शनल ग्रुप भाग नहीं लेता है, पाई बॉन्ड टूटकर सिग्मा बॉन्ड में बदलता है। तो एडिशन पॉलीमर जब बनता है तो एडिशन पॉलीमर में एक ही प्रोडक्ट पॉलीमर बनता है, उसमें कोई भी माइनर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होता है। जब इथीन से पॉलीथीन बना तो केवल पॉलीथीन बना, उसके बाद कोई अन्य प्रोडक्ट नहीं बना। विनाइल क्लोराइड से PVC बना, PVC के साथ अन्य कोई प्रोडक्ट नहीं बना। एस्टाइरिन से पॉलीएस्टाइरिन बना पाई बॉन्ड टूटकर, पॉलीएस्टाइरिन के साथ कोई अन्य अणु का निर्माण नहीं हुआ। टेट्राफ्लोरोइथीन से टेफ्लॉन बना, टेफ्लॉन के साथ साथ अन्य किसी उत्पाद का निर्माण नहीं हुआ। इसमें प्राइमरी प्रोडक्ट भी होगा, सेकेंडरी प्रोडक्ट भी होगा। तो इसके प्राइमरी प्रोडक्ट को पॉलीमर बोलेंगे, कंडेंसेशन पॉलीमर। और जो सेकेंडरी प्रोडक्ट बनेगा वेस्ट मटेरियल जिसका कोई इस्तेमाल नहीं है, उस सेकेंडरी प्रोडक्ट को कहा गया माइनर प्रोडक्ट। अब थोड़ा सा हिंदी मजबूरी है लिखना, तो इंग्लिश मीडियम वाला लोग नाराज मत होइए, थोड़ा सा देखिए। अफसर बनिएगा BPSC का ऑफिसर, ब्लॉक लेवल डिस्ट्रिक्ट लेवल का, तो थोड़ा हिंदी का भी ज्ञान रखिए। कह रहा इसका हिंदी
जब किसी बहुलक का निर्माण दो क्रियाशील मुल्कों के भाग लेने से होता हो या अनेक पॉली मीन्स अनेक क्रियाशील मुल्कों के भाग लेने से होता हो, तब वैसे बहुलक को संघनन बहुलक कहा जाता है। फिर कह रहा है संघनन बहुलक का निर्माण होते समय HCl, वाटर, अमोनिया या अल्कोहल के रूप में सूक्ष्म उत्पाद प्राप्त होते हैं। नाराज नहीं होना है इंग्लिश मीडियम वाले। इंग्लिश मीडियम वाले ऑफिसर बनोगे ऑफिसर, तो बिहार में सेवा करोगे तो हिंदी के बारे में थोड़ा जानकारी रखो। ठीक है, तुमको हिंदी आता है, हम जान रहे हैं, मीडियम इंग्लिश है लेकिन हिंदी आता है, लेकिन मजबूरी है, क्या कीजिएगा, लिखना पड़ रहा है। ए बाबू, तुम लोग ऑफलाइन पूछ के दिमाग खराब कर दिए हो। अरे 22 तारीख को जून 22 जून को मुख्यमंत्री का मीटिंग है। वो परमिशन देगा तभी ना ऑफलाइन चलेगा। फालतू लोगों के चक्कर में मत पड़िए बाबू। अपने इंफॉर्मेशन मिलेगा, पेपर में आ जाएगा, टेलीविजन पर न्यूज आ जाएगा, तुम्हारे फेसबुक पर न्यूज आ जाएगा कि हाँ शिक्षण संस्थान एडुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को खोल दिया गया। तो जब खुलेगा तो हम लोग भी तो यही ना चाह रहे हैं कि आप सामने बैठ के पढ़िए। और बंद कर दिया है तब क्या कीजिएगा? जबरदस्ती पढ़ा नहीं सकता है आदमी। और भारत के हम लोग अच्छे नागरिक हैं, आप विद्यार्थी हैं फिर भी आप सिटीजन हैं, गुड सिटीजन हैं। तो गुड सिटीजन है तो बेस्ट सिटीजन बनिए। कॉन्स्टिट्यूशन में संविधान के अनुरूप प्रशासन शासन जो नियम निकाल दिया कि शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे, तो मजबूरी में बंद है। खुलेगा, मैसेज कर देंगे पढ़ाते समय, आप आइएगा, स्वागत है, वेलकम। मोतिहारी आपका इंतजार कर रहा है, चंदमारी, आइएगा, पढ़िएगा। हमसे मैसेज करके पूछ रहे हैं, ठीक है आप परेशान हैं, लेकिन क्या किया जाए? हम तो नहीं बंद किए हैं ना, प्रशासन बंद कराया है। तो पढ़ा जाएगा। थोड़ा सा 22 जून का इंतजार किया जाए। चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जी, माननीय नीतीश कुमार जी, हमारे प्रिय नीतीश कुमार जी, मुख्यमंत्री साहब क्या परमिशन दे रहे हैं, क्या उनका निर्णय आ रहा है, क्या डिसीजन आ रहा है, इंतजार किया जाए। हो गया। तो ये तो क्लियर है कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ईस्ट चंपारण, पूर्वी चंपारण का जो प्रशासन है वह आदेश देगा तो अभी कोचिंग खुलेगा। और दूसरा बात, कंडेंसेशन पॉलीमर, उस पॉलीमर को बोलेंगे जिस पॉलीमर के निर्माण में, कंडेंसेशन पॉलीमर, उस बहुलक को बोलेंगे जिसके निर्माण में
मोनोमर्स के फंक्शनल ग्रुप्स भाग लेते हो, इसमें पाई बॉन्ड का क्लीवेज नहीं होता है, इसमें बहुलक बनने के साथ साथ एक सूक्ष्म उत्पाद भी प्राप्त होता है, और उसमें केवल पॉलीमर बनता है, कोई माइनर प्रोडक्ट नहीं बनता है। मिटा दे रहे हैं। अब तुम लोग इतना मैसेज करते हो, मैसेज हम पढ़ेंगे ना तो पढ़ा नहीं पाएंगे। एक एग्जाम्पल देखा जाए, कंडेंसेशन पॉलीमर का वन एग्जाम्पल। दो फॉर्मूला लिखे और तुरंत आप नोमेनक्लेचर पढ़े हैं बिफोर 1 वीक। आप नोमेनक्लेचर पढ़े हैं बिफोर 1 वीक। इसका नाम है, कौन बताएगा नाम इसका? कोई, छोड़िए ना मैट्रिक वाले, है पढ़िए पढ़िए ना, टाइम बर्बाद मत कीजिए। इसका नाम कौन बताएगा? इस कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम कोई बताइए। है ओ लिखा हुआ है, OH। कोई एक आदमी बताइए। इतना अभी तुरंत आप कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़े हैं? 50 से ज्यादा एग्जाम्पल कार्बोक्सिलिक एसिड में पढ़ाया गया। हाँ, एक बताया विद्यार्थी, एडिपिक एसिड। एडिपिक एसिड इसका पॉपुलर नाम है। एक ट्रिक पढ़ाया गया था, ओ माय सन गो एंड प्ले, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड में था, एडिपिक एसिड है। ठीक है, वेरी गुड। कॉमन नेम, पॉपुलर नेम इसका एडिपिक एसिड है, और IUPAC नेम आप ठीक लिखे, हेक्सेन 1,6 डाइओइक एसिड। हेक्सेन 1,6 डाइओइक एसिड को एडिपिक एसिड कहा जाता है। वेरी गुड। अब इसका देखते हैं कौन नाम बता रहा है। ये है CH2 का होल 6, इधर है NH2, इधर है NH2। इस कंपाउंड का देखते हैं कौन नाम बता रहा है। इस कंपाउंड का नाम बाईं तरफ वाले का, बाईं तरफ वाले का बताइए। एमीन है। एमीन तुम पढ़े हो ना जी, अभी तुम एमीन पढ़े हो। NH2, NH2 एमीन है। तो क्या नाम है इसका? नाम बताइए। तो मैंने खाली ऑनलाइन पढ़ने के लिए आपको हमको परेशान करके रख दिए कि ऑनलाइन पढ़ाइए। इनको भी डर है ऑनलाइन पढ़ाने से, इनको पढ़ाने नहीं आता है। का दुनी की ऑनलाइन नहीं पढ़ा रहे हैं। एक विद्यार्थी बताया, अनमोल, क्या नाम है जी? हेक्सेन 1,6 डाइएमीन। वेरी गुड। तो इसका हम कॉमन नेम लिख रहे हैं। CH2 को हम लोग पढ़े थे इसका एमीन का नोमेनक्लेचर। तो हाँ, आईपक नेम सही है आप लोगों का, IUPAC नेम सुदामा सही है। कॉमन नेम इसका पढ़ाया गया था। CH2 को मिथिलीन कहा जाता है। CH2 मिथिलीन। तो 6 मिथिलीन है, मिथिलीन 6 है। हेक्सा मिथिलीन डाइएमीन, कॉमन नेम। हाँ, आप कोई भी नाम लिखिए,
इसका नाम लिख दीजिए हेक्सेन 1,6 डाइओइक एसिड, इसका लिख दीजिए हेक्सेन 1,6 डाइएमीन, या तो दोनों तरफ IUPAC नेम लिखिए या दोनों तरफ कॉमन नेम लिखिए। तो हम कॉमन नेम लिख रहे हैं हेक्सा मिथिलीन डाइएमीन। इस कंपाउंड का नाम हो गया हेक्सामिथिलीन डाइएमीन, IUPAC नेम हेक्सेन 1,6 डाइएमीन, इसका नाम हो गया एडिपिक एसिड। तो आप बताइए ये फंक्शनल ग्रुप वाला मोनोमर है, यह मोनोमर फंक्शनल ग्रुप वाला है, डाई फंक्शनल। इधर भी कार्बोक्सिलिक इधर भी कार्बोक्सिलिक, दोनों तरफ कार्बोक्सिलिक है, ये भी डाई फंक्शनल है, इधर भी एमीन इधर भी एमीन, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप वाला है। इसमें पाई बॉन्ड नहीं है, इसमें पाई बॉन्ड नहीं है, फंक्शनल ग्रुप का केस है यह। अब चूंकि हमको इससे पॉलीमर बनाना है बहुलक, दो प्रकार के मोनोमर हैं, तो दो प्रकार के मोनोमर हैं। पहला मोनोमर का नाम है हेक्सामिथिलीन डाइएमीन और दूसरे मोनोमर का नाम है एडिपिक एसिड। तो हमको पॉलीमर बनाना है तो इसका बहुत मॉलिक्यूल लेना पड़ेगा, तो बहुत मॉलिक्यूल लेना पड़ेगा तो हमको लिखना होगा एन का मतलब एडिपिक एसिड का लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, यहां भी लिखना होगा एन। हेक्सामिथिलीन डाइएमीन का लार्ज मॉलिक्यूल, पॉलीमर बनाना है तो जो भी स्टार्टिंग मटेरियल लेंगे वो ह्यूज नंबर में होना चाहिए, अधिक मात्रा में होना चाहिए। अब देखिए क्या करता है, यहां पर लिख दिए हीट, टेम्परेचर दे दिए। टेम्परेचर कितना दिए वो आपको नहीं लिखना है, 533 केल्विन से 543 केल्विन, 533 से 543 केल्विन टेम्परेचर यहां दिया जाता है। आप टेम्परेचर छोड़ दीजिए, आप लिखिए हीट। अब देखो इसमें पर ऑक्साइड इसमें नहीं आएगा, पर ऑक्साइड तुम वहां लिख सकते हो जहां इथीन होगा, अल्कीन होगा। ध्यान से सुन लो, जब किसी पॉलीमर का निर्माण, किसी पॉलीमर का फॉर्मेशन अल्कीन के द्वारा होता हो, पॉलीमर का निर्माण अल्कीन के द्वारा होता हो, इथीन से पॉलीमर बनता हो, प्रोपाइलीन से बनता हो, आइसोपिरीन से बनता हो, क्लोरोपिरीन से बनता हो, ब्यूट 1,3 डाइईन से बनता हो, एस्टाइरीन से बनता हो, अल्कीन से बनता हो, तब कैटलिस्ट बेंजोइल पेरोक्साइड लिखा जाता है। कैटलिस्ट बेंजोइल पेरोक्साइड। अल्कीन अगर आ गया मोनोमर के रूप में, अल्कीन आता हो, तब कैटलिस्ट लिखना है पेरोक्साइड। यह अल्कीन नहीं है, दोनों में से कोई अल्कीन नहीं है, एक एमीन है दूसरा कार्बोक्सिलिक है, यहां पेरोक्साइड नहीं लिखेंगे। अब देखो इसमें रिएक्शन होता है, रिएक्शन कार्बोक्सिलिक का OH, एडिपिक एसिड में कार्बोक्सिलिक का OH, एमीन में नाइट्रोजन का H, इसी दोनों के बीच रिएक्शन होगा। कार्बोक्सिलिक एसिड का OH, एमीन का H, एमीन का H प्लस, कार्बोक्सिलिक का OH माइनस, तो एडीपी का OH, एमीन का H, OH और H मिलके वाटर बना देगा H2O, तो इसमें निकलेगा H2O। माइनर प्रोडक्ट सूक्ष्म उत्पाद के रूप में H2O निकलेगा। फिर से बोलो,
एमीन का H और कार्बोक्सिलिक का OH, इसका OH है, इसका H वाटर बन करके बाहर आ गया। तब इसमें ध्यान देना है, ये अल्टरनेट होगा, ध्यान से सुनिएगा। डाइएमीन एडिपिक एसिड, फिर डाइएमीन एडिपिक एसिड, 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 डाइएमीन, फिर बगल में एडिपिक एसिड, फिर डाइएमीन एडिपिक एसिड, अल्टरनेट डाइएमीन एडिपिक एसिड, डाइएमीन एडिपिक एसिड, पॉलीमर बना रहे हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल इसके भाग लेते हैं। तब इसका स्ट्रक्चर प्राप्त होता है HCH2 NH CH2 का होल 4 CO होल N, इसका नाम हो गया नाइलॉन 6,6। अब इसको थोड़ा सा पेशेंस से समझिए, थोड़ा सा, उसके बाद आपको दिक्कत नहीं होगा। डाइएमीन का एमीन, एडीपी का कार्बोक्सिलिक आपस में रिएक्शन करेगा। एक यूनिट का एमाइन NH2 और दूसरे यूनिट का कार्बोक्सिलिक आपस में रिएक्शन करेगा, वाटर बन करके निकल जाएगा। एमीन का H, एडीपी का OH, OH और H वाटर बन के बाहर आ गया। अब बच गया यहां पर NH और यहां पर बच गया CO। यह H इसका OH वाटर बन के एलिमिनेट हो गया, बाहर आ गया। अब बच गया यहां पर NH, तो यहां लिख दिया NH, इसका बच गया CO। मतलब एडीपी का कार्बोक्सिल और एमीन का H, फिर एडीपी का कार्बोक्सिल एमीन का H वाटर बन के निकलते जाएगा। एक ऑर्डर प्राप्त होगा डाइएमाइन एडिपिक, फिर डाइएमाइन एडिपिक, डाइएमाइन एडिपिक, एक लंबा चेन बन जाएगा। और उस पॉलीमर को बोला गया नाइलॉन 6,6, क्योंकि यह कंपाउंड 6 कार्बन का है, यह कंपाउंड भी 6 कार्बन का है। पहला पॉलीमर में भी 6 कार्बन और सेकंड पॉलीमर में भी 6 कार्बन। तो चूंकि इस पॉलीमर का निर्माण 6 कार्बन के 2 मोनोमर्स के द्वारा होता है, तो कोड हो गया 6,6। इस पॉलीमर को बनाया न्यूयॉर्क, NY न्यूयॉर्क, LON लंदन, न्यूयॉर्क और लंदन के केमिस्ट मिलकर इस पॉलीमर को बनाए। तो नाइलॉन 6 कार्बन का 2 मोनोमर है, तो नाइलॉन 6,6। तो पूछा जाए नाइलॉन 6,6 कैसा पॉलीमर है, रिएक्शन के आधार पर कैसा पॉलीमर है? आपका जवाब होगा कंडेंसेशन पॉलीमर है। क्यों? कार्बोक्सिलिक एडिपिक एसिड का कार्बोक्सिल और एमीन का H, एमीन NH2 2 H होता है, तो एक H है, एक वाटर बन के निकल चुका। एडिपिक में कार्बोक्सिल OH के साथ होता है, OH वाटर बन के निकल चुका। नाइलॉन 6,6 का फॉर्मेशन फंक्शनल ग्रुप्स के भाग लेने से हुआ है। एक यूनिट का एमाइन ग्रुप और दूसरे यूनिट का कार्बोक्सिल, यह बहुलक बना, इस बहुलक का निर्माण हुआ, इस पॉलीमर का फॉर्मेशन हुआ फंक्शनल ग्रुप के भाग लेने से। एक यूनिट का एमाइन NH2 और दूसरे यूनिट का कार्बोक्सिल, तो फंक्शनल ग्रुप्स के भाग लेने से, इन्वॉल्व होने से ये पॉलीमर बना, तो इसका नाम हो गया नाइलॉन 6,6। तो जनरली बिहार बोर्ड का पहले बात करें, बिहार बोर्ड में
ये रिएक्शन नहीं पूछता है, समझने के लिए कॉपी में लिखना पड़ता है। बिहार बोर्ड में रिएक्शन नहीं पूछता है, सीबीएसई बोर्ड में, सीबीएसई बोर्ड में भले ही साल कैंसिल हो गया बोर्ड, लेकिन फ्यूचर में सीबीएसई बोर्ड में पूछता है शो, SHOW, शो द प्रिपरेशन ऑफ नायलॉन 6/6। सीबीएसई में पूछता है कि नायलॉन 6/6 का निर्माण कैसे होता है, रिएक्शन से दिखाएं। तो सीबीएसई वाले के लिए रिएक्शन लिखना जरूरी है। बिहार बोर्ड में केवल याद रखना है टाइप और मोनोमर। बिहार बोर्ड में टाइप और मोनोमर, नायलॉन 6/6 का मोनोमर क्या होता है? तो आंसर होगा हेक्सामिथिलीन डाइएमीन एंड एडिपिक एसिड। आपको नाम याद रखना है मोनोमर का, स्ट्रक्चर याद हो तो वेरी गुड। हेक्सामिथिलीन डाइएमीन का स्ट्रक्चर, एडिपिक एसिड लिख के बगल में स्ट्रक्चर तो और अच्छा है। रिएक्शन आपको नहीं कराना है बिहार बोर्ड में। और यह भी नहीं पूछेगा कि नायलॉन 6/6 का स्ट्रक्चर बनाइए। सीबीएसई बोर्ड वाले को एनसीईआरटी में जैसा दिया है वैसा पढ़ के जाना है जी, रिएक्शन सहित पढ़ के जाना है, स्ट्रक्चर सहित कमांड करके जाना है। बिहार बोर्ड मेरे बाबू मेरे BACB, आप टेंशन फ्री हो जाइए, आपको यह स्ट्रक्चर ध्यान में नहीं रखना है। मोनोमर पूछेगा क्वेश्चन, नायलॉन 6/6 का मोनोमर लिखें, तो आंसर में लिखेंगे आप हेक्सामिथिलीन डाइएमीन, बगल में स्ट्रक्चर, एंड एडिपिक एसिड, बगल में स्ट्रक्चर। टाइप, किस टाइप का पॉलीमर है, केमिकल नेचर के आधार पर कैसा पॉलीमर है? तो आंसर होगा कंडेंसेशन पॉलीमर है। दूसरा, नायलॉन 6/6 होमोपॉलीमर है या कोपॉलीमर है? नायलॉन 6/6 होमोपॉलीमर है या कोपॉलीमर है? तो आंसर होगा कोपॉलीमर है। दो प्रकार के मोनोमर के मिलने से बना है तो कोपॉलीमर है। तीसरा, नेचुरल पॉलीमर है या सिंथेटिक पॉलीमर है? तो आंसर होगा सिंथेटिक पॉलीमर है। नायलॉन 6/6 को, नायलॉन को किसी प्लांट या एनिमल से प्राप्त नहीं किया जाता है। तो 4 क्वेश्चन हुआ इसमें, इसका 4 क्वेश्चन हुआ। पहला क्वेश्चन फिर से सुनो, राइट द नेम्स ऑफ मोनोमर्स ऑफ नायलॉन 6/6। राइट द नेम्स ऑफ द मोनोमर्स ऑफ नायलॉन 6/6। आंसर हेक्सामिथिलीन डाइएमीन, स्ट्रक्चर बना दीजिए, एंड एडिपिक एसिड, स्ट्रक्चर बना दीजिए। स्ट्रक्चर नहीं याद है तो छोड़ दीजिए, खाली नाम लिख दीजिए। दूसरा, केमिकल नेचर के आधार पर कैसा पॉलीमर है, रासायनिक प्रकृति के आधार पर? जवाब होगा कंडेंसेशन पॉलीमर है। अगला, कंपोजिशन के आधार पर कैसा पॉलीमर है, होमोपॉलीमर है कि कोपॉलीमर है? तो कोपॉलीमर है, 2 प्रकार के यूनिट से बना है। अगला, नेचुरल है कि सिंथेटिक है? तो आंसर होगा सिंथेटिक है। कृत्रिम बहुलक है, ये प्राकृतिक बहुलक नहीं है। ठीक है, तो हम लोग 3 क्लासिफिकेशन पढ़ लिए। स्रोत के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, कंपोजिशन के आधार पर होमोपॉलीमर कोपॉलीमर, केमिकल नेचर के आधार पर एडिशन पॉलीमर कंडेंसेशन पॉलीमर। एडिशन पॉलीमर वह है जिसका निर्माण पाई बॉन्ड्स के टूटने से होता है, बाय द क्लीवेज ऑफ पाई बॉन्ड्स। कंडेंसेशन पॉलीमर मतलब जिसका निर्माण फंक्शनल ग्रुप्स के इन्वॉल्व होने से होता है। इसमें क्रियाशील मूलक भाग लिए कितने? 2, एक का कार्बोक्सिल और दूसरे का एमीन। 2 क्रियाशील मूलक भाग लिए।
कार्बोक्सिल से क्या टूट के हट जाता है? OH। एमीन से क्या टूट के हटता है? H। एमीन से क्या टूट के हटा है? H। कार्बोक्सिल से क्या टूट के हटा है? OH। ठीक, अब है चौथा क्लासिफिकेशन, टाइप्स ऑफ पॉलीमर्स ऑन द बेसिस ऑफ डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन, नष्ट होने के आधार पर, नष्ट, विनाश, निम्नीकरण, है ना। तो नष्ट होने के आधार पर दो प्रकार का होता है। पहला है बायो डिग्रेडेबल पॉलीमर्स और दूसरा है नॉन बायो डिग्रेडेबल पॉलीमर्स। प्रकृति में बहुलक को फेंक दिए, आप यूज किए, इस कॉलम को हम यूज किए और फेंक दिए, ये जल्दी नष्ट नहीं होगा। इसको बैक्टीरिया या फंगस जल्दी नहीं सड़ा पाते हैं। सनलाइट का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वाटर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो जो नष्ट नहीं होता है वैसा पॉलीमर जो डिकम्पोज नहीं होता है, जो नष्ट नहीं होता है, उसका नाम है नॉन बायोडिग्रेडेबल। नॉन बायोडिग्रेडेबल वैसा पॉलीमर जो पानी में, जमीन में फेंकने के बाद, वेस्ट मटेरियल के रूप में, कूड़ा में फेंकने के बाद नष्ट नहीं होता है, इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल होता है, पर्यावरण के लिए हानिकारक होता है। तो पॉलीथीन जल्दी नहीं सड़ता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है। बेकेलाइट, ये बेकेलाइट से बना हुआ है स्केच, नॉन बायोडिग्रेडेबल है। टेफ्लॉन नॉन बायोडिग्रेडेबल है। अधिकतर सिंथेटिक पॉलीमर, मोस्ट ऑफ द सिंथेटिक पॉलीमर्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। जितने भी कृत्रिम बहुलक होते हैं प्रायः नष्ट नहीं हो पाते हैं, पर्यावरण के लिए खतरा होते हैं, हार्मफुल होते हैं इन्वायरमेंट के लिए, नॉन बायोडिग्रेडेबल। अब बायोडिग्रेडेबल का अर्थ हुआ वैसा पॉलीमर जिसका यूज किए, यूज करके फेंक दिए तो बैक्टीरिया या फंगस आसानी से सड़ा दिया, डिकम्पोज कर दिया, रोटन कर दिया, सड़ गया, गल गया, अपने आप नष्ट हो गया। तब अपने आप नष्ट हो जाता है बैक्टीरिया के द्वारा, फंगस के द्वारा, वाटर के द्वारा, तब उसका नाम है बायोडिग्रेडेबल। तो बायोडिग्रेडेबल में स्टार्च को कह सकते हो। जितने भी नेचुरल पॉलीमर हैं, नेचुरल पॉलीमर, नाम है नेचुरल, प्रकृति हमेशा उस गिफ्ट को बनाती है, उस उपहार को बनाती है जिससे पर्यावरण को, इन्वायरमेंट को नो हार्म, कोई हानि नहीं होता है। तो स्टार्च यूज करके आप फेंक दिए, वो सड़ जाएगा। सेलुलोज, पटुआ का रस्सी, कपास का रुई, सेमल का रुई, कॉटन यूज करके फेंक दिए, वो अपने आप सड़ जाएगा, डीएनए नष्ट हो जाएगा, आरएनए नष्ट हो जाएगा, है ना। तो जो नेचर में वेस्टेज के रूप में, कूड़ा के रूप में फेंके और नष्ट हो गया तो बायोडिग्रेडेबल। इसका एग्जाम्पल नेचुरल पॉलीमर, स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन। नॉन बायोडिग्रेडेबल सिंथेटिक पॉलीमर्स, ये नष्ट नहीं होते हैं। तो ये आसानी से नष्ट हो जाते हैं, इजिली डिकम्पोज। ये डिकम्पोजेबल नहीं होते हैं, ये नष्ट नहीं होते हैं।
मिटा रहे हैं, अब मिटा दें। हाँ भाई, खरपतवार में सेलुलोज है, खरपतवार में प्रोटीन है, तो खरपतवार फेंकने पे तो सड़िए जाता है। हम लोग का बॉडी, डेड बॉडी में प्रोटीन है, डीएनए है, ग्लाइकोजन है, आरएनए है, शरीर तो सड़ जाता है। तो जो स्वतः नष्ट हो जाए वैसा पॉलीमर जो नष्ट हो जाता है बायोडिग्रेडेबल, और वैसा पॉलीमर जो नष्ट नहीं होता है, कांट बी डिस्ट्रॉयड, कांट बी डिकम्पोज्ड, उसको नॉन बायोडिग्रेडेबल कहा जाता है। ये 4 हो गया। अब हम लोगों को 15 पॉलीमर का लिस्ट पढ़ना है। 15 पॉलीमर का लिस्ट पढ़ना है। खींच खांच के 1 सप्ताह का क्लास है पॉलीमर, और 1 सप्ताह, 1 सप्ताह में समाप्त हो जाएगा। क्लास ओपन रहता तो ऑफलाइन में पढ़ने में लगता है 4 क्लास, ऑफलाइन में इसको पढ़ने में 4 क्लासेस। क्यों? हमको इतना लिखना नहीं पड़ता, हम तो बोलते थे, आप लिख लेते थे। अब पढ़ना है लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट पॉलीमर्स। तो इसमें मैक्सिमम आप लोग बिहार बोर्ड से ही एग्जाम देने वाले हैं। जो बिहार बोर्ड वाले हैं, रिएक्शन पर ध्यान मत दीजिएगा। आपको 2 ही बात याद रखना है, उस पॉलीमर का टाइप और उसका मोनोमर किससे बनता है, मोनोमर और टाइप। और जो इंग्लिश मीडियम सीबीएसई वाले हैं वो रिएक्शन पर भी ध्यान देंगे, उनको रिएक्शन सहित पढ़ना है। तो लिस्ट है, जैसे हम पहला लिखे, जो हम लोग पढ़ लिए हैं उसी को वहीं से स्टार्ट किया जाए। पॉलीथीन। तो रुक जाओ, ये लिस्ट पढ़ने के पहले, इस लिस्ट को पढ़ने के पहले 2 और छोटा बात है। उस छोटा 2 और बात को सीख लिया जाए, तब इसके लिस्ट को पढ़ा जाएगा। देखा जाए छोटा बात क्या है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और ये है हाइड्रोक्सिल ग्रुप। हाइड्रोक्सिल ग्रुप ही पढ़ लिया जाए क्लासिफिकेशन में। लिस्टों में इसका जरूरत पड़ेगा। 15 को जो लिस्ट बनाएंगे हम लोग ना, उसका जरूरत है। ये हो गया कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये हो गया हाइड्रोक्सिल ग्रुप। हाइड्रोक्सिल माने अल्कोहल। तो इस दोनों के बीच जब रिएक्शन होता है, किसके किसके बीच? जब कार्बोक्सिलिक ग्रुप और अल्कोहल के बीच रिएक्शन होता है, ध्यान से सुनिए, ये ऐसा रिएक्शन बहुत बार मिलेगा ऑर्गेनिक में। तो जब रिएक्शन होता हो, व्हेन रिएक्शन स्टार्ट्स बिटवीन अ कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड अमाइन ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, रिएक्शन कार्बोक्सिलिक और हाइड्रोक्सिल के बीच होता है। तो जब भी कार्बोक्सिल और हाइड्रोक्सिल अल्कोहल आपस में रिएक्शन करता है, तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप से OH निकलता है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप जब किसी अल्कोहल से रिएक्शन करेगा, तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप अपने OH को निष्कासित करता है, OH को एलिमिनेट करता है, और उस समय अल्कोहल H को एलिमिनेट करता है। रिएक्शन किसके किसके बीच? रिएक्शन कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड अल्कोहल के बीच
तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप अपने OH को लॉस करता है और उस समय अल्कोहल अपने H को लॉस करता है। तो कार्बोक्सिलिक का OH और अल्कोहल का H वाटर बन करके बाहर आ जाएगा, वाटर बन के बाहर चला गया H2O। अब देखो बाईं तरफ क्या बचा, OH तो निकल गया, अरे OH H वाटर बन करके बाहर चला गया, तो इधर बच गया CO कीटोन। इधर बच गया O, अब इसका नाम है ईस्टर। मतलब कार्बोक्सिलिक ग्रुप मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल के बीच रिएक्शन के पश्चात जो मेन प्रोडक्ट बनता है उस मेन प्रोडक्ट को ईस्टर कहा जाता है। ईस्टर है ना। तब आपसे कोई पूछे ईस्टर क्या है, तो योर आंसर वुड बी द प्रोडक्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल। कार्बोक्सिलिक एसिड एवं अल्कोहल के प्रोडक्ट को ईस्टर कहा जाता है। अभी आप फंक्शनल ग्रुप में पढ़े हैं एक सप्ताह पहले, ईस्टर COOR, यहीं पर आर लगा रहता है, तो ईस्टर हो गया। तो अब तुमसे पूछा जाए क्वेश्चन में दे कौन सा पॉलीमर पॉलिस्टर का उदाहरण है। पॉलिस्टर, पॉली माने बहुत, पॉलिस्टर हम लिखे यहां पॉलिस्टर, यही ना ईस्टर है। तो जिस पॉलीमर में बहुत ईस्टर बॉन्ड मौजूद हो, जिस पॉलीमर के संरचना में ईस्टर बॉन्ड लार्ज नंबर में हो, उस पॉलीमर को पॉलिस्टर कहा जाता है। पॉली मीन्स मेनी, ईस्टर मीन्स COO, कार्बोक्सिलेट ग्रुप को ईस्टर कहा जाता है। तो मोर ईस्टर, पॉलिस्टर। तो जब टाइप में आएगा किसी पॉलीमर का नाम ईस्टर, तो अब तुमसे हम पूछें, इसका एग्जाम्पल हम देके तुमसे पूछ रहे हैं, ध्यान से देखो। कार्बोक्सिलिक एसिड में पढ़े हो, इसका नाम आप पढ़े हुए हैं, इसका नाम है बोलो टेरी थाइलिक एसिड। बहुत ज्यादा संख्या में N मॉलिक्यूल टेरिथाइलिक एसिड, बेंजीन 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। और यहां हमको मिला इथिलीन ग्लाइकॉल। इथिलीन ग्लाइकॉल अल्कोहल है, इधर भी OH, इधर भी OH, डाइहाइड्रिक अल्कोहल है, इथेन डाइऑल 2 अल्कोहल है। ये अल्कोहल का कंपाउंड है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का कंपाउंड है। अब इसमें हम लिख दें इसका N मॉलिक्यूल, N माने बहुत, बहुत सारे मॉलिक्यूल। N मॉलिक्यूल। अब देखो, अभी दोनों रिएक्शन किया, क्या क्या रिएक्शन कर रहा है।
कार्बोक्सिलिक एसिड, COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। इस पार्ट में है अल्कोहल। तो देखो तो जब कार्बोक्सिलिक और अल्कोहल आपस में रिएक्शन करता हो, जब रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एंड अल्कोहल के बीच हो, यहां देखिए कार्बोक्सिलिक और अल्कोहल के बीच हो, तो क्या निकलेगा? वाटर। तो यह रिएक्शन टेरिथाइलिक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड है, इथिलीन ग्लाइकॉल अल्कोहल है, ये अल्कोहल है, डाइहाइड्रिक अल्कोहल है। तो यह रिएक्शन अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक के बीच होने जा रहा है। तो किसके किसके बीच रिएक्शन होगा? कार्बोक्सिलिक का OH, कार्बोक्सिलिक का OH, अल्कोहल का H, अल्कोहल से निकलेगा H, OH में का H, कार्बोक्सिलिक में से OH। फिर से बोलो, यह रिएक्शन दो कंपाउंड के बीच है। पहला कंपाउंड है कार्बोक्सिलिक एसिड, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, दो कार्बोक्सिल है, डाई कार्बोक्सिलिक कार्बोक्सिलिक एसिड। और दूसरा है अल्कोहल। तो कार्बोक्सिलिक और अल्कोहल के बीच जब रिएक्शन होगा तो कार्बोक्सिलिक का OH बाहर हो जाएगा, OH, अल्कोहल से निकल जाएगा H। माने अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक के बीच रिएक्शन होगा तो ईस्टर बनेगा। कार्बोक्सिलिक और अल्कोहल के बीच जब भी कंपाउंड बनेगा तो उस कंपाउंड को ईस्टर कहा जाएगा। कार्बोक्सिलिक और अल्कोहल के बीच का कंपाउंड ईस्टर के नाम से जाना जाता है। किसके किसके बीच? कार्बोक्सिलिक एंड अल्कोहल के बीच जब भी रिएक्शन होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल के बीच जब भी रिएक्शन होगा तो उस मेजर प्रोडक्ट को ईस्टर कहा जाएगा। तो यह हमारा जो एग्जाम्पल डाले, टेरिथाइलिक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड है, इथिलीन ग्लाइकॉल अल्कोहल है। तो अल्कोहल और एसिड के बीच रिएक्शन होगा तो ईस्टर बनेगा। तो क्या निकलेगा? कार्बोक्सिलिक का OH, अल्कोहल का H। तो स्ट्रक्चर बनाया जाए इसका, तो हम लिख सकते हैं, देखो तो अब CO ये पोर्शन ज्यों का त्यों रह गया, ये तो वाटर बन करके बाहर चला गया। OH या H वाटर बन करके बाहर निकल गया। अल्कोहल का H, कार्बोक्सिलिक का OH, तो OH और H वाटर बन करके बाहर निकल गया। यहां पर बच गया CO, तो हम लिख दिए CO, और यहां बच गया OCH2, CH2O। तो अब देखो तो इसको ईस्टर बोलेंगे, COO, ईस्टर है यार। इस बॉन्ड को बोलेंगे ईस्टर। क्यों ईस्टर बोलेंगे? ईस्टर का फंक्शनल ग्रुप होता है कार्बोनिल विथ ऑक्सीजन, कार्बोनिल विथ ऑक्सीजन, इस पार्ट को ईस्टर बोला जाएगा। कार्बन का चेन, तो कार्बोक्सिलिक, इधर का कार्बोक्सिलिक रिएक्शन करेगा तो इस OH को हटा दिया, हटा चुके। अल्कोहल जब रिएक्शन करेगा तो इस H को हटा दिया, H को हटा दिए। अब हम लिख दिए होल N, अब इसी का नाम हो गया डेक्रोन। डेक्रोन, तो पूछा जाए डेक्रोन क्या पॉलिएस्टर है?
डेक्रॉन पॉलिस्टर है। इज डेक्रॉन पॉलिस्टर? इज डेक्रॉन पॉलिस्टर? क्या डेक्रॉन पॉलिस्टर है। क्यों डेक्रॉन पॉलिस्टर है? क्योंकि इसके संरचना में ईस्टर है, COO ईस्टर है। यह ईस्टर बहुत ज्यादा है, एन लास्ट में एन है, यह ईस्टर बहुत ज्यादा है, तो यह एक प्रकार का पॉलिस्टर है। तो आप कैसे पहचानेंगे कि वो पॉलिस्टर है? तो आपको ध्यान देना होगा, जब एक मोनोमर का कार्बोक्सिलिक का OH और दूसरे मोनोमर के अल्कोहल का H वाटर बन के बाहर निकल जाए, एक मोनोमर का कार्बोक्सिल और दूसरे मोनोमर का अल्कोहल, एक का कार्बोक्सिलिक और दूसरे का अल्कोहल, एक का कार्बोक्सिलिक दूसरे का अल्कोहल रिएक्शन करे तो उस ईस्टर को, उस पॉलीमर को पॉलिस्टर कहा जाएगा, क्योंकि उसमें ईस्टर बॉन्ड बहुत होंगे। और जब कार्बोक्सिलिक रिएक्शन करेगा अल्कोहल के साथ तो ईस्टर बनेगा, तो उस समय कार्बोक्सिलिक से एलिमिनेट होगा, बाहर निकलेगा OH और अल्कोहल से एलिमिनेट होगा H। कार्बोक्सिलिक से OH, अल्कोहल से H, कार्बोक्सिलिक से OH, अल्कोहल से H बाहर चला जाएगा, तो उस नए कंपाउंड को ईस्टर बोलेंगे। और वहां बचेगा क्या? तो OH निकल गया तो CO, अल्कोहल से H निकल गया तो O, COO को ईस्टर बोलेंगे। क्योंकि संरचना में ऐसा ईस्टर कई जगह दिखता है, तो उसका नाम हो जाएगा पॉलिस्टर। डेक्रॉन पॉलिस्टर फैमिली का पॉलीमर है। ठीक, रहने दिया जाए। मैंने ध्यान में ही रखना है, ईस्टर इज द कंपाउंड ऑफ कार्बोक्सिलिक एंड अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एंड अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक के रूप में टेरिथाइलिक एसिड, अल्कोहल के रूप में इथिलीन ग्लाइकॉल। ठीक है, थैंक यू। उतार लो।